नमस्कार, सुप्रभात। मैं डॉक्टर कल्पना जैन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में, थायराइड। आइए जानते हैं अपने थायराइड के बारे में। नो योर थायराइड मेरी आज की टॉक का विषय है, नो योर थायराइड। हम ये इस बात की यह हमें किस बात की जानकारी कब होनी चाहिए कि हमारे शरीर में जो ग्लैंड है, जिसे हम थायराइड कहते हैं, उसमें कुछ गड़बड़ आ रही है, कोई परेशानी हो रही है। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा थकी-थकी हो रही हूँ या हो रहा हूँ पूरे दिन काम करने के बाद, या आपको ऐसा लगे कि मेरे ब्रेन में कुछ ब्रेन फॉग जैसी समस्याएँ हैं, जैसे कि मैं बहुत क्लियर नहीं सोच पा रहा हूँ, या वेट गेन की समस्या हो, या इसकी जस्ट ऑपोज़िट वेट लॉस हो रहा हो। अगर ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा स्वेटी होना या बहुत ठंड लगना, इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है कि हमारे शरीर की ग्रंथि, जिसे हम थायराइड कहते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो आइए जानते हैं, अपना विषय शुरू करते हैं, नो योर थायराइड। सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ थायराइड। थायराइड हमारे शरीर का एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो कि हमारे गले में नेक में स्थित होता है। वह देखने में कुछ इस प्रकार से दिखता है। हमारे गले में ये हमारी जो सबसे ऊपर की हड्डी होती है, जिसे हम हमारी मेडिकल की भाषा में एडम्स एप्पल कहते हैं, उसके जस्ट नीचे इन द फ्रंट ऑफ द नेक यह लाई करता है। यह ग्लैंड इस शेप का होता है, जिसे हम बटरफ्लाई शेप कहते हैं। इसके दो लोब्स होते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, जो बीच में जुड़े होते हैं, जिस भाग को हम कहते हैं इस्थमस। इसका वजन लगभग 10 से 20 ग्राम होता है। इट यूजुअली लाइज इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द नेक। हमारी जो विंड पाइप है, जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं, उसको अबट करता हुआ, यानी कि उसको सराउंड करता हुआ। सो दिस इज द विंड पाइप। इसमें सेकेंड एंड थर्ड रिंग्स के सराउंडिंग हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो लोकेटेड रहता है। सो ये है छोटी सी एनाटमी अबाउट जानने के बारे में कि थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर में कहाँ होती है। ओके, सो अब हम जानेंगे कि यह छोटी सी ग्रंथि जो हमारे शरीर में है, जो हमारे शरीर से, तो ये कौन कौन से हार्मोन निकालती है। यह हमारे शरीर से 3 मुख्य रूप से हार्मोन निकालती है। एक हार्मोन थायराइड हार्मोन T3, दूसरा T4 एंड तीसरा कैल्सिटोनिन। T3 T4 हार्मोन्स ये बेसिकली कहलाते हैं टेम्पो ऑफ द बॉडी, यानी ये हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म, जो कि हमारे शरीर का एक एनर्जी सिस्टम होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको ड्राइव करने में काम आता है। दूसरा जो तीसरा हार्मोन है कैल्सिटोनिन, वो हमारे शरीर के कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इस प्रकार थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन्स निकालते हैं, उससे वो कंप्लीट रूप से मिलजुल कर हमारे शरीर को चलाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसीलिए थायराइड संबंधित किसी भी परेशानी को, किसी भी लक्षण को हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हमें उसे गंभीरता से लेना चाहिए, जांच करानी चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। नाउ सेकेंड पॉइंट पर मैं आती हूँ कि भाई ऐसे क्या सिम्टम्स हमारे अंदर आते हैं जिससे हमें ये जानकारी हो कि हाँ, हमारा थायराइड कहीं गड़बड़ कर रहा है और हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। सबसे पहले हम लेते हैं सिम्टम वेट। थायराइड की प्रॉब्लम में हमें अपने वेट में चेंज मिल सकता है। इसमें वेट गेन भी हो सकता है, वेट लॉस भी हो सकता है। अगर हमारे शरीर में वेट बढ़ रहा है, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि बिना किसी कारणों से, बिना किसी दिनचर्या में ऐसी कोई मेजर चेंज आए बगैर कि आपका कैलोरी एक्सेस हो रहा है या आपका बैठना ज़्यादा हो रहा है, फिर भी अचानक से आपका वेट बढ़ने लगा, या जस्ट ऑपोजिट इसका, बिना किसी चेंज के, इफ यू हैव इसे हम कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड चेंज इन द वेट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? अनएक्सप्लेन्ड चेंज इन द वेट, ईदर वेट गेन और वेट लॉस। इसका मतलब है कि हम थायराइड की समस्या से ग्रसित हो सकते हैं। अगर हमारा वेट बढ़ रहा है तो वी शुड थिंक ऑफ कि हो सकता है हमारा ग्लैंड कम काम कर रहा हो, जिसे हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। और अगर इसके ऑपोजिट हमारा वेट लूज हो रहा है अनएक्सप्लेन, तो इसका मतलब हमारी थायराइड की ग्रंथि नॉर्मल से अधिक काम कर रही है, अधिक हार्मोन बना रही है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, नेक्स्ट वे हम सिम्टम पे चलते हैं, स्वेलिंग इन द नेक। यह भी एक काफ़ी कॉमन सिम्टम है जो थायराइड की बीमारी के बारे में हमें जागरूक करता है। यदि आपके गले में किसी भी प्रकार की कोई सूजन या नेक का एनलार्जमेंट है, जिसे हम मेडिकल की भाषा में गॉइटर कहते हैं, या कभी नोड्यूलर एनलार्जमेंट यानी छोटी गुठली भी मिल सकती है, तो यह भी सूचक है इस बात का कि हो सकता है यह ग्रंथि, यह गुठली या यह सूजन थायराइड से संबंधित हो। ये दोनों कंडीशन में मिल सकती है, हाइपर में भी मिल सकती है, एज वेल एज हाइपो में भी मिल सकती है। अगर आपको ऐसी कोई ग्रंथि अपने नेक में नजर आती है तो आपको यकीन संपर्क जरूर करना चाहिए अपने डॉक्टर से। तीसरा सिम्टम मैं बात करूंगी हार्ट रेट में, यानी कि हार्ट की गति में
परिवर्तन, इसमें दोनों प्रकार के चेंजेस हमें मिल सकते हैं थायराइड की समस्याओं में। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी हार्ट रेट नॉर्मल से कम चले, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको यह महसूस हो कि मेरी हार्ट रेट नॉर्मल से अधिक रहती है। कभी कभी आप यह कंप्लेन भी कर सकते हैं कि मुझे बैठे बैठे घबराहट की शिकायत होती है, जिसे हम पैल्पिटेशन कहते हैं। या एक और सामान्य रूप से हमें कंप्लेन मिलती है, पेशेंट आकर अक्सर कंप्लेन करता है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा हार्ट पाउंड कर रहा है, पाउंडिंग ऑफ हार्ट बीट। It is also one of the manifestation of some thyroid disorder. Usually it is seen in hyperthyroidism. Hyperthyroidism जब थायराइड हार्मोन एक्सेस होता है तब हार्ट रेट की अधिकता यानी नॉर्मल से अधिक की सिम्टम मिलते हैं, वाइल हाइपोथायरॉयडिज्म में हार्ट रेट की स्लोइंग ऑफ द हार्ट रेट वह सिम्टम मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मूड। अगर आपका मूड unexplained, again you feel like low in energy, you feel like depressed, or just opposite of it, you feel like agitated बिना किसी कारणों के, very important thing is that you should think about these symptoms कि they are important when they are unexplained। जब अच्छे चलते चलते आप ऐसा महसूस करने लगो कि बिना किसी मेजर important precipitating cause के आपका मूड लो रहता है, आपको like you don't feel like doing anything, you don't feel like having energy, or you feel agitated, unnecessary गुस्सा आता है छोटी छोटी बातों में, you feel like losing anger, having anger, losing patience, then again, or you feel like having anxious all the time, then again these are symptoms of thyroid disorders. Can be hypo when you feel low in mood, or it can be hyperthyroidism when you feel anxious or more in anger, ठीक है ना, or irritable. So again, to know कि changes in the mood unexplained goes in favor with thyroid disorders. Okay. Another common symptom with thyroid disorders are hair loss, very commonly seen. Again, both with the hypothyroidism, thyroid की कमी है शरीर में, और hyperthyroidism, we can see patients saying complain of hair loss. thyroid hormones के दोनों में की गड़बड़ी से यह समस्या काफी कॉमन रूप से मिलती है। Now, one very common symptom is changes in the perception of temperature, यानी कि आपको या तो ठंडा बहुत लगता है या आपको बहुत गर्मी लगती है as compared to the temperature around you or the what other people are feeling. अगर आपको ठंड नॉर्मल से अधिक लग रही है तो यह फीचर है हाइपोथायरॉयडिज्म का। सिमिलरली अगर आपको नॉर्मल से अधिक बहुत गर्मी लग रही है, ठंड के मौसम में भी बहुत पसीना आ रहा है, हाथ में बहुत स्वेटिंग हो रही है, तो दिस अगेन गोज इन फेवर ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी कि changes in the temperature is again a feature of unexplained changes in perception of temperature is a feature of thyroid disorders. Okay, now some few other symptoms of hypothyroidism in particular are if you feel like कि इस बार मेरी स्किन कुछ ज्यादा ही ड्राई रह रही है, so unexplained dry skin, brittle nails जल्दी से टूट जाते हैं, और sometimes numbness and tinglings in the hands or feet, or constipation. Apart from that, your usual daily routine or abnormal menstrual period, then they can also be seen in hypothyroidism. Similarly, some other features of hyperthyroidism are if you feel muscle weakness despite losing weight, and you're losing weight at the same time, you're feeling like weakness in the muscles, especially when you're sitting on the floor and getting up, or you're taking some objects from floor to above. So you feel weakness in the muscles, you are not able to lift the things properly, or getting up from a sitting position. These indicates that you must be suffering from a thyroid disorder, maybe hyperthyroidism. Then again, if you feel like nowadays your hands are trembling more than normal, even in doing normal tasks or while outstanding or stretching your hands, then this is again a very important sign and symptom of hyperthyroidism. Then vision problems, they are again a symptom of hyperthyroidism because they involve eye also in sometimes. Okay. Then diarrhea, actually it is the increased frequency of motion in particular. That is, अगर आपको ये कंप्लेंट चलते चलते नॉर्मल लाइफ में आने लगे कि आजकल मुझे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन जो मेरी नॉर्मल होती है उससे ज़्यादा बार जाना पड़ता है, और स्पेशली खाना खाने के बाद मुझे मोशन जाना ही पड़ता है, तो दिस चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन विद इंक्रीज्ड ऑन द इंक्रीज साइड
especially after eating. This goes in favor of hyperthyroidism. Then again, irregular menstrual periods, यानी कि आपकी मासिक जो साइकिल है अगर उसमें चेंजेस होते हैं तो ये हाइपरथायरॉइडिज्म में भी मिल सकते हैं. लो एज वेल एज हाई, फ्लो ज्यादा एंड लो, सभी प्रकार की चेंजेस कैन बी सीन. Okay, now again one important aspect, thyroid disorder and menopause. This is a very important and sensitive topic because menopausal age group में जो symptoms होते हैं, they sometimes are similar or like around those seen in hypothyroidism also, like changes in the mood or weight gain. So we shouldn't be ignoring them on the name of menopause. So because the thyroid disorder can cause changes in the menstrual cycle, they can cause changes in the mood, they can cause changes in the weight. So these symptoms should not be mistaken for menopause only. They should be properly checked, blood test should be done, you should rule out you are not suffering from any thyroid disorder, and only then you can move ahead. So now the question is, who should be tested? As I already discussed कि यह छोटी सी ग्रंथि, जब ये सारे सिम्टम अगर आपको अपने शरीर में नजर आते हैं तो आपको लगना चाहिए कि हो सकता है कि मैं थायराइड के डिसऑर्डर से पीड़ित हो रहा हूँ या हो रही हूँ, तो हमें ये टेस्ट करवाना चाहिए. ओके, सो इसके टेस्ट करवाने के लिए हम लैब टेस्ट, ब्लड टेस्ट तो करवाते हैं, पर उसके पहले अगर आपको कभी लगता है डाउट तो हम अपनी नेक का एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं. उसके लिए आपको सिंपली अपने नेक को थोड़ा सा हमें एक्सटेंड करना होता है so that you can expose the front of the neck. Now during this extended part you need to drink or swallow some water or even saliva. जब आप वो पानी का घूंट या आप सलाइवा स्वेलो कर रहे हैं उस दौरान अगर ये जो फ्रंट पोर्शन ऑफ द नेक है इसमें या तो आपको सिर्फ एक्सटेंड करने पर नेक पर कोई विजिबल स्वेलिंग नजर आए या पानी की मूवमेंट से कोई स्वेलिंग जो कि विजिबल भी है और मूव कर रही है, then you should be aware of कि it could be because of thyroid, so that you can again be more confident to going to a doctor. You should rule it out whether it is thyroid or not, especially if you have, apart from symptoms, any family history of thyroid disorders. Okay, so this is about thyroid neck check. Now in the blood test we have complete thyroid profile also, where we get the level of the thyroid hormone T3, T4, total hormone done also, where total T3 and T4 are tested, and free T3 and T4 hormones along with TSH, which is the most important and most common test which is done to evaluate or rule out involvement of thyroid disorder. This hormone TSH, thyroid stimulating hormone, it is released from pituitary, another endocrine gland which is located in our brain, a small pea-sized gland which is located at the base of our brain. It releases this hormone TSH, then it goes to the thyroid where it stimulates the thyroid gland. उसको ये stimulate करता है and knock उसको, like it asks it to do its function, that is to produce T3 and T4 and release them into the blood. And then when these hormones T3 and T4 are released into the blood, now they perform their function. So this is how it is done. TSH is released from the brain, from pituitary, which acts on the thyroid, and the thyroid releases the hormone T3 and T4. They goes into the blood. Now they do their function. So now how do we interpret? So if your TSH is raised, that means you are suffering from hypothyroidism. That is, your gland is not functioning properly. It is not producing enough. And if your TSH is less, then that means you are suffering from hyperthyroidism. That is, your gland is producing enough hormones so that it is asking pituitary not to produce more because it is already hyperfunctioning. So this is how it is the first basic test which is done whenever we think about thyroid disorders. It is commonly done and easily available, and one should not we shouldn't be reluctant about getting it checked whenever we think that we are suffering from. Now, few words about a few particular disorder. जब कभी भी हमारे पास थायराइड डिसऑर्डर से संबंधित कोई पेशेंट आता है, जैसे मैंने बात करी कि हाइपोथायरॉइडिज्म या हाइपरथायरॉइडिज्म, तो अक्सर पेशेंट आके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे जो थायराइड है ये कौन सा वाला है. तो हमने कहा ठीक है, आपको हाइपोथायरॉइडिज्म है या हाइपरथायरॉइडिज्म है. फिर ये पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब मुझे ये थायराइड क्यों हो गया.
सो आई डिस्कस फ्यू कॉमन डिजीजेस जो कि थायराइड की होती हैं. सो वन डिजीज इज हैशिमोटो थायराइडाइटिस, जिसमें कि हाइपोथायरॉइडिज्म मिलता है. सो दूसरे वर्ड्स में मैं ये कह सकती हूँ कि द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायरॉइडिज्म इज हैशिमोटो थायराइडाइटिस. इसमें यह एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, यानी कि हमारी इम्यूनिटी has recognized our thyroid gland due to some reasons as foreign. So it has started producing antibodies, यानी कि किन्हीं कारणों से मेरे शरीर ने, मेरी एंटीबॉडीज ने, मेरे इम्यून सिस्टम ने ये रिकॉग्नाइज कर लिया कि मेरा थायराइड एक फॉरेन बॉडी है, और उसी के खिलाफ उसने एंटीबॉडीज बनानी शुरू कर दी, और उन एंटीबॉडीज ने धीरे धीरे करके थायराइड को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया. इस डिस्ट्रक्शन के रूप में धीरे धीरे थायराइड हार्मोन का लेवल ऑफ प्रोडक्शन डाउन जाता जाएगा, और हमें कम हार्मोन के सिम्टम्स यानी हाइपोथायरॉइडिज्म के सिम्टम्स आने लगेंगे. तो दिस इज नोन एज हैशिमोटो थायरॉइडाइटिस और हाइपोथायरॉइडिज्म, जो कॉमनली लोगों में मिलता है. यूजुअली ये पेशेंट्स एंटी-टीपीओ एंटीबॉडी पॉजिटिव होते हैं, फैमिली हिस्ट्री होती है इनमें, और ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग चलता है. तो यह एक कॉमन कारण है, और इसमें ट्रीटमेंट हमें लाइफ लॉन्ग देना भी चाहिए. But definitely after a replacement, levels are normal, and on treatment, if your TSH is normal, that does not mean you are going to stop the treatment. That means your thyroid is well controlled on that particular dose. So you need to sustain that dose. Okay, so this is a common mistake which is usually done. Now we talk about a few words about क्या और भी कारण हो सकते हैं जिनसे कि थायराइड हाइपोथायरॉइडिज्म हो सकता है. यस, और भी कारण हो सकते हैं. जैसे कि एक कारण होता है कि जैसे हमने बात करी कि पिट्यूटरी से थायराइड निकल रहा है. कभी कभी पिट्यूटरी के डिसऑर्डर्स, यानी कि जहां से वो टीएसएच निकल रहा है, अगर वो टीएसएच ही नहीं प्रोड्यूस होगा तो इस थायराइड को आके कौन स्टिमुलेट करेगा कि आपको हार्मोन निकालना है. सो समटाइम्स पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स कैन आल्सो लीड टू hypothyroidism, and this is known as secondary hypothyroidism or central hypothyroidism. Apart from this, there are certain like iodine deficiency can also lead to hypothyroidism, that is usually seen in Himalayan areas where iodine deficiency areas. Okay, now we talk about another common disease for the just opposite of it, that is hyperthyroidism. अगर हमारे पास hyperthyroidism का पेशेंट आता है तो they also want to know कि डॉक्टर साहब मुझे जो ज्यादा वाला थायराइड हुआ है ये क्या है, कौन सी बीमारी है. तो यह कॉमन बीमारी कहलाती है, जो कि जो हाइपरथायरॉइडिज्म कहलाती है. कॉमन वाली की बात कर रहे हैं, ग्रेव्स डिजीज. यह भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी अगेन रिलेटेड टू आवर इम्यून सिस्टम. इसमें भी हमारा इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है हमारे दिस वन थायराइड को फॉरेन. बट दिस टाइम जो एंटीबॉडीज बनती हैं, ये एंटीबॉडीज रैदर देन डिस्ट्रॉइंग द थायराइड, they used to stimulate the thyroid gland. अगर थायराइड ग्लैंड को वो स्टिमुलेट करेंगे तो इट विल लीड टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स. हार्मोन का ज्यादा प्रोडक्शन होगा, यानी कि हाइपरथायरॉइडिज्म, एंड यू विल गेट सिम्टम्स ऑफ hyperthyroidism. So Graves' disease, again an autoimmune disorder because of the antibodies present in the body, and these antibodies stimulate the gland this time rather than destroying it, leading to more and more production and therefore the disorder. Now, one important thing is there in Graves' disease. It is the involvement of the eyes. It may or may not be present at diagnosis, or may not be present in all the cases. This is known as Graves' ophthalmopathy. It can be minimal to severe Graves' ophthalmopathy. Even without the presence of Graves' ophthalmopathy, that is the severe involvement of the eyes. Minimum involvement may be sometimes in hyperthyroidism. You can get some eye signs in the form of staring look. That if you find that nowadays your look has changed, you find it कि some people has, आप लोगों ने टोका है कि मेरा look जो है वो ऐसा staring हो गया है, जैसे I am staring someone for a long time. That is again feature of hyperthyroidism. Then lid lag, यानी कि आपकी आंखें पूरी तरह नहीं बंद हो पाती हैं. Then this is a feature which can be seen in hyperthyroidism without Graves' ophthalmopathy. Once proper Graves' ophthalmopathy is there, proptosis, that is the protrusion of the eyeball, can be seen, and in severe form you can see you can have even visual disturbances leading to, in untreated cases, we have seen patients losing their vision because of severe Graves' ophthalmopathy. So it is something to be taken care of, and it has to be treated. Okay. Now, what are the other less common causes of hyperthyroidism?
इट कैन बी अ स्मॉल नोड्यूल. आपके थायराइड में पूरी ग्रंथि ना बड़ी होके, ज्यादा पूरी ग्रंथि हाइपर फंक्शनिंग ना करके छोटा सा उसमें एक गठान है जो कि अधिक थायराइड हार्मोन बना रही है. दैट इज नोन एज टॉक्सिक एडिनोमा. इट कैन बी अ सिंगल वन, it can be multiples, known as multiple toxic adenoma or goiter. So they can be treated accordingly. Sometimes it can be thyroid cancer also, which is seen, but rarely. Now, we talk about okay, thyroid disorder and their complications. As we already talked about so many symptoms, how to diagnose, what are the common diseases. So all these things, because in the very beginning we talked about the thyroid, the tempo of the body, taking care of the metabolism of the body. So if it is not treated, it can lead to various complications because it deals with the energy system of the body. The lipid profile is greatly disturbed. You can have even coronary artery diseases, strokes, heart attack, and your cholesterol is raised like anything. And even when untreated in hyperthyroidism, this increase in heart rate, uncontrolled heart rate, can have very damaging effects, leading to serious outcomes. Okay, now about treatment part, whether it is hypothyroidism, because hormone body is not producing adequately, we used to supplement with thyroid hormones. We supplement them with the pills depending upon their body weight. The dose is decided, usually taken as empty stomach early first thing in the morning, and usually we ask our patient to keep a gap of at least 30 minutes. Where we don't take any other medicine or any other food along with that thyroid medicine, so that it is properly absorbed and goes into the circulation. And for hyperthyroidism, we have three options available for treatment. One is the medical management, where we give again medicines to control the hyperfunctioning, that is increased synthesis को रोकने के लिए दवाइयां दी जाती हैं. And the other two modalities are, one is the radioiodine ablation or surgical ablation, where we remove the thyroid gland either by asking a patient to have some iodine ablation or through the surgery. So what usually the approach is that we ask the patients are being either we offer all the three modalities to the patient, but most of the time patient go with medical management, usually given for at least 12 to 18 months. It is observed that at least 50 to 55% after taking a regular treatment of 12 to 18 months can go into remission, that is the disease is controlled. But obviously there is again chances of getting back the disease. So in case the relapses are coming back, the second modalities, that is radioiodine ablation, is often a favored one, where we ask the patient to have a radioiodine which ablates the gland, and again in 6 to 18 weeks the thyroid gland hyperfunctioning is gradually controlled. Sometimes we need to again later on supplement the patient for hypothyroidism by giving the replacement medicine. Again in surgery, when these two modalities fail, or it is a large goiter along with large gland which is causing obstructive symptoms also, the surgery is preferred. And then again, both whether radioiodine ablation or surgery, after these two modalities, although hyperthyroidism is controlled, but these patients are later to be taken on a replacement dose of thyroid hormone to maintain the normal thyroid levels in the body. Okay, so this is about treating hyper and hypothyroidism. So now a single word about thyroid and cancer. So thyroid cancer is quite uncommon. It is least deadly. Treatment is quite good and available. Usually the main symptom a patient comes with is a lump or a mass or a localized swelling in the neck, and only about 5% of thyroid nodules, the localized nodule जिसे हम गठान कहते हैं, only 5% turn out to be cancerous. And whenever you suspect any such nodule in the gland, should concern your doctor. We ask the patient to go for ultrasound depending upon the size, depending upon the symptom and other risk factors. We offer our patient to go for FNAC, fine needle aspiration cytology. Depending upon, this is a very important test and very good test. Depending upon the cytology report, we decide the further line of management and the treatment options. The treatment options available for thyroid cancer are surgery, supplemented with radioactive iodine therapy,
or sometimes external radiation therapy. So this is how, in nutshell, I tried to cover the whole of the thyroid. We studies in so much of detail. I just try to cover in a nutshell for our patients and all the public. See what is this gland, Mari Granthi, thyroid hormone. How does it function? When you should think about the thyroid is not good. It's not working right. When you should proceed about how to make examination done at home also. When to contact a doctor, what are the basic tests done, and what are the diseases, common diseases, some answers to your common questions, what are the treatment options, and a single word about thyroid cancer. So this is how I want to end my talk about thyroid. Hope it has enriched you with a few points. Thank you so much. Have a good day. After din shubh rahe. Dhanyavad.